Good morning, students, and my dear friends. I'm Dr. Shalini Shukla, and today is 26th of May 2022, Thursday. Motivation of the day is small is not just a stepping stone, small is a great destination itself. In today's discussion, we are going to cover these articles. So let's start with article number 1 given on page number 1 of Business Standard. No plan to change government's financial year 23 borrowing target. रिसेंटली कुछ टाइम से इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए इकोनॉमिक ग्रोथ को फ्यूल करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बहुत सारे सब्सिडी वेलफेयर टैक्स एग्जेम्पशंस प्रोग्राम और स्कीम्स को चला रही है, जिसको देखने के बाद जिसका एक्सपेंडिचर देखने के बाद से कई सारे इकोनॉमिस्ट और एक्सपर्ट्स का ये कहना था कि जिस तरीके से गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कर रही है इन सब्सिडी और वेलफेयर रिलेटेड एक्टिविटीज़ में, इसको देखते हुए एक बात तो निश्चित है कि इस पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर 23 का जो फिस्कल डेफिसिट का टारगेट है दैट इज गोइंग टू बी ब्रीच्ड. एंड इफ यू आर रेगुलरली फॉलोइंग माय न्यूज़ चैनल यू मस्ट बी नोइंग that this year government has set the target of 6.4% फिजिकल डेफिसिट. और एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि जिस तरीके से एक्सपेंडिचर सब्सिडी और वेलफेयर एक्टिविटीज़ गवर्नमेंट की चल रही हैं, 6.4% से ज़्यादा का डेफिसिट होगा इस फाइनेंशियल ईयर में. गवर्नमेंट या तो डेफिसिट के टारगेट को रिलैक्स करे या फिर रिवेन्यू कलेक्ट करने के अदर मीडियम्स गवर्नमेंट या अदर मीन्स गवर्नमेंट सर्च करें, अनाउंस करें. तो इसको लेकर के बहुत टाइम से नेगोशिएशन चल रहा था, स्पेकुलेशन चल रहा था कि शायद सेंट्रल गवर्नमेंट फिस्कल डेफिसिट के टारगेट को रिवाइज करे इस फाइनेंशियल ईयर के लिए. बट एज पर द top government official, there is no proposal as of now to revise the medium term inflation target as well as the fiscal year borrowing target for financial year 23. So central government is basically sticking to its gross borrowing target, that is 14.31 trillion. तो borrowing के लिए जो टारगेट गवर्नमेंट ने रखा था वो टारगेट फिलहाल के लिए गवर्नमेंट रिवाइज नहीं करेगी फॉर फाइनेंशियल ईयर 23. क्यों? क्योंकि अगर फिस्कल डेफिसिट 6.4% का फिस्कल डेफिसिट गवर्नमेंट एंटिसिपेट कर रही है तो डेफिनेटली इसका मतलब 6.4% का जो रिवेन्यू शॉर्टेज गवर्नमेंट को स्कीम्स में देखना पड़ेगा, जिसके लिए गवर्नमेंट ने बोरोइंग टारगेट सेट किए थे फाइनेंशियल ईयर 23 के लिए, और उसके अकॉर्डिंग गवर्नमेंट ने 14.31 ट्रिलियन का बोरोइंग टारगेट सेट किया था 6.4% के फिस्कल डेफिसिट के टारगेट के अकॉर्डिंग. अब चूंकि एक्सपर्ट्स और इकोनॉमिस्ट का ये कहना है कि ये जो 6.4% का फिस्कल डेफिसिट का टारगेट है दैट आर गोइंग टू बी ब्रीच्ड, और गवर्नमेंट को अपनी बोरोइंग से अपने रिवेन्यू जनरेशन को इंक्रीज करना पड़ेगा. बट एज ऑफ नाउ, despite the revenue hit on the account of reduction in excise duty and petroleum products and higher subsidy burden owing to the food and fertilizer subsidy, central government is not going to revise its borrowing target as well as the fiscal deficit target. तो अब क्वेश्चन ये उठता है कि अगर गवर्नमेंट फिस्कल डेफिसिट टारगेट को रिवाइज नहीं कर रही, बोरोइंग्स के टारगेट को इंक्रीज नहीं कर रही, तो गवर्नमेंट पैसा कहाँ से लाएगी इस एक्साइज ड्यूटी को जो एग्जेम्प्ट किया है इसका बर्डन बेयर करने के लिए? फूड एंड फर्टिलाइजर में जिस तरीके से गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही है, इसके बर्डन को कैसे बेयर करेगी? इसके लिए पैसा कहाँ से लाएगी, फंड कहाँ से लाएगी गवर्नमेंट? तो ऑफिशियल्स का ये कहना है कि गवर्नमेंट विल पुल आउट मनी फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया to ensure that its capital expenditures commitments are being met. Apart from it, government may go for some state-owned banks privatization this year in order to generate the additional revenue. हालांकि इसको लेकर के अभी कोई प्रपोजल गवर्नमेंट ने प्रेजेंट नहीं किया है, ना ही प्राइवेटाइजेशन को लेकर के, ना ही कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से जो मनी विड्रॉ करना है उसको लेकर के, और ना ही मीडियम टर्म इन्फ्लेशन टारगेट के रिवीजन को लेकर के. ऑल्दो these are the options that are available to the government in order to meet out all these subsidy and welfare related expenditure burden. इसके अलावा कुछ और इम्पॉर्टेंट इश्यूज थे, जैसे कि रशिया से जो रुपी रबल का ट्रेड सिस्टम है जो उसको रिवाइव करने को लेकर के भी गवर्नमेंट फ़िलहाल के लिए अभी कोई मेजर डिसीजन नहीं लेने वाली. नेगोशिएशंस आर गोइंग ऑन. अपार्ट फ्रॉम इट जीएसटी टैक्स और जीएसटी रेट्स को लेकर के भी जो
या जीएसटी स्लैब्स के जो रैशनलाइजेशन को लेकर के बहुत टाइम से मांग चल रही है, उसको लेकर भी फिलहाल के लिए गवर्नमेंट अभी कोई डिसीजन नहीं ले रही, क्योंकि गवर्नमेंट की अभी जो प्रायोरिटी है दैट इज इन्फ्लेशन. And as per the sources, currently government is not seeing the need to borrow additional funds from the market, and government is sticking to the financial year 23 borrowing plans. तो जो बोरोइंग टारगेट रखे थे अकॉर्डिंग टू 6.4 फिजिकल डेफिसिट, वो फिलहाल के लिए कंटिन्यू कर रही है गवर्नमेंट. तो इस फाइनेंशियल ईयर में जो गवर्नमेंट का प्लान था कि 8.45 ट्रिलियन की जो बोरोइंग है वो बॉन्ड मार्केट से करेगी in the first half of financial year 23, and this will be around 59% of lowered full year gross borrowing target, that is 14.31 trillion. और जैसा कि हम एक्सपेंडिचर को लेकर के डिस्कस भी कर चुके हैं पहले के न्यूज़ एनालिसिस में कि पेट्रोल और डीजल में जो एक्साइज ड्यूटी कट्स किए हैं उसकी वजह से 85 करोड़ का बर्डन, एडिशनल बर्डन आएगा गवर्नमेंट में. इसके अलावा गवर्नमेंट हेयर मीन्स सेंटर गवर्नमेंट, क्योंकि पूरा जो भी सब्सिडी और एक्साइज ड्यूटी का बर्डन है वो सेंटर गवर्नमेंट ही बेयर कर रही है. इफ़ यू आर रेगुलरली फॉलोइंग, आपने वो उस समय डिस्कशन में बात हमने डिस्कस भी करी थी कि जो भी सेंटर गवर्नमेंट ने सब्सिडी, वेलफेयर एक्टिविटीज़ या टैक्स रिडक्शन किया है, दैट इज़ ऑल बर्डन इज बेयर्ड बाय सेंटर गवर्नमेंट ओनली, क्योंकि सेंटर के ही जो रिवेन्यू से सारा डिडक्शन होगा. स्टेट गवर्नमेंट का इस पर कोई इम्पैक्ट या स्टेट गवर्नमेंट्स पर इस पर्टिकुलर डिडक्शन का, एग्जेम्पशन का, ड्यूटी कट्स का कोई इम्पैक्ट देखने को नहीं मिलेगा. तो 85 करोड़ का एडिशनल बर्डन आएगा बिकॉज ऑफ द एक्साइज ड्यूटी कट्स ऑन पेट्रोल एंड डीजल. इसके अलावा एडिशनल 1.10 ट्रिलियन का बर्डन गवर्नमेंट पर आएगा, किस लिए? स्पेशली फ्रॉम फर्टिलाइजर सब्सिडी एज अ कमोडिटी प्राइस हैव हाइक्ड ड्यू टू द रशिया इन्वेजन ऑफ यूक्रेन. इसके अलावा गवर्नमेंट ने पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना PMJKAY को भी सितंबर तक एक्सटेंड कर दिया है. तो फूड सब्सिडी आउटले का बर्डन दैट इज एडिशनल 2.8 ट्रिलियन का बर्डन आएगा, जो कि बजट में 2.07 ट्रिलियन एंटिसिपेट किया गया था. इसी तरीके से फूड सब्सिडी, फर्टिलाइजर सब्सिडी, क्रूड ऑयल को लेकर के जो भी सब्सिडी गवर्नमेंट या टैक्स अजम्पशन या ड्यूटी कट्स प्रोवाइड कर रही है, ऑल द बर्डन इज बेयर बाय सेंटर गवर्नमेंट ओनली. और अगर इन्फ्लेशन की बात करें तो इन स्पाइट ऑफ अ रनवे कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स बेस्ड इन्फ्लेशन, सोर्सेज सेड देयर इज नो प्रपोजल टू ट्वीक द मीडियम टर्म मैंडेट ऑफ 4% गिवन टू द मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी. तो फिलहाल 4 का जो टारगेट गवर्नमेंट ने एमपीसी को दिया है उसके भी रिवीजन का कोई भी प्रपोजल नहीं है. सो नो प्रपोजल टू ट्वीक द मीडियम टर्म इन्फ्लेशन टारगेट. डिस्कशन यूजिंग old rupee ruble mechanism is still going on. No major decision. Plan to privatize state-owned bank this year may happen. Discussions are going on just to generate the revenue. And GST rate rationalization plans affected by the inflation. So probably rationalization decision may be deferred due to the inflation. और जैसा कि उसी के जस्ट नीचे एक न्यूज़ दी हुई है कि गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट is selling the stake in Hindustan Zinc, and that stake selling may fetch approximately 38 crore. तो जैसा कि अभी हमने पहले न्यूज़ में डिस्कस किया है कि गवर्नमेंट को या तो एडिशनल बोरोइंग करनी पड़ेगी या एडिशनल रिवेन्यू जनरेशन के सोर्सेज ढूंढने पड़ेंगे, जिसमें कहा जा रहा था कि जो प्राइवेटाइजेशन का मोड है गवर्नमेंट वो अडॉप्ट कर सकती है. स्पेशली स्टेट ओन बैंक्स में प्राइवेटाइजेशन करके गवर्नमेंट कुछ रिवेन्यू जनरेट करेगी. तो उसी न्यूज़ से पेज नंबर 1 पर रिलेटेड ये न्यूज़ दी हुई है. सेंटर टू सेल स्टेक इन हिंदुस्तान जिंक में फेच ₹38 crore. So Cabinet Committee on Economic Affairs, that is CCEA, on Wednesday has approved the sale of government remaining stake in Hindustan Zinc as the center look to accelerate its disinvestment drive just to generate the additional revenue in order to fund the already announced food, fertilizer subsidy and एग्जेम्पशन ड्यूटी कट्स ऑन पेट्रोल एंड डीजल. तो जो इंटायर सेल है, रिमेनिंग सेल है सेंट्रल गवर्नमेंट का, दैट इज़ 29.5% स्टेक इन हिंदुस्तान जिंक, वो गवर्नमेंट सेल करने जा रही है. और ऐसा कहा जा रहा है कि इसके बाद गवर्नमेंट 38 करोड़ का फंड फेच कर सकती है अकॉर्डिंग टू द क्लोजिंग प्राइस ऑफ कंपनी शेयर्स ऑन वेडनेसडे.
सो ऑफर फॉर सेल के तहत गवर्नमेंट इस पर्टिकुलर रिमेनिंग जो शेयर है उसको सेल कर सकती है। अगर हिंदुस्तान जिंक को देखा जाए या उसकी हिस्ट्री को देखा जाए तो 2002 में अटल बिहारी वाजपेयी लेड एनडीए गवर्नमेंट डिसाइडेड टू डिसइन्वेस्ट मेजॉरिटी शेयर होल्डिंग इनटू द हिंदुस्तान जिंक। तो 2002 से इसका प्राइवेटाइजेशन चल रहा है। तो 2002 में वेदांता और एडिशनल कुछ इन्वेस्टर्स थे, उन्होंने 26 और 20% रिस्पेक्टिवली शेयर्स जो हैं वो हिंदुस्तान जिंक में एक्वायर किया। इसके बाद 2003 में अनिल अग्रवाल लेड ग्रुप फर्दर बाइस 19% स्टेक इन हिंदुस्तान जिंक। 2009 में स्टेराइल एक्सरसाइज कॉल ऑप्शंस विच was contested by Center and Vedanta invoke arbitration to change settlement. Now in 2022 Vedanta withdraw its arbitration. Government is all set to dilute its remaining 29.5% stake in हिंदुस्तान जिंक। अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 2 दैट इज गिवन ऑन पेज नंबर 4 ऑफ बिजनेस स्टैंडर्ड। शुगर एक्सपोर्ट कप्स टू इंश्योर अवेलेबिलिटी इन फेस्टिवल गवर्नमेंट। तो कल गवर्नमेंट ने शुगर के एक्सपोर्ट पर भी कैप लगा दिया। 10 मिलियन टन्स का कैप लगा दिया है शुगर के एक्सपोर्ट पर ट्यूसडे नाइट को एक ऑर्डर इशू करते हुए गवर्नमेंट ने। और उसका सीधा सीधा पर्पस यही है कि गवर्नमेंट ये चाहती है कि शुगर के जो प्राइस जिस तरह के शूट कर रहे हैं डोमेस्टिक मार्केट में वो कम हो और शुगर की अवेलेबिलिटी बनी रहे, क्योंकि आगे आने वाला सीजन जो है वो फेस्टिव सीजन है और इंडिया में फेस्टिव सीजन में शुगर का कंजप्शन बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है। और अगर प्रॉपर अवेलेबिलिटी एक्सेसिबिलिटी नहीं रही शुगर की तो शुगर के जो प्राइस हैं वो शूट अप कर जाएंगे बहुत ज़्यादा। एंड वी ऑल नो शुगर इज़ अ बेसिक कमोडिटी or the food item that is used by every household irrespective of the region, culture और religion। हालांकि गवर्नमेंट का कहना है कि शुगर के प्राइस को देखा जाए तो अभी इन कंपैरिजन टू द अदर कमोडिटी शुगर के प्राइसेस बहुत स्टेबल हैं, बट जो गवर्नमेंट का जो डिसीजन है शुगर के एक्सपोर्ट को कैप करने का दैट इज़ फ्यूचर ओरिएंटेड, क्योंकि इंडिया में अब फेस्टिवल सीजन आने वाले हैं और उस समय शुगर की अवेलेबिलिटी इंश्योर करना बहुत इंपॉर्टेंट होगा जस्ट टू कंट्रोल द इन्फ्लेशन। इसके अलावा सनफ्लावर ऑयल सोयाबीन ऑयल में ड्यूटी कट्स भी अनाउंस किया गवर्नमेंट ने ट्यूसडे नाइट को। ट्रेड एंड इंडस्ट्री मिनिस्ट्री said imposition of tariff quota will unnecessarily complicate the situation and create the imbalance in the market। तो गवर्नमेंट अप्रॉक्सीमेटली बहुत सारे डिसीजंस ले रही है जस्ट टू इंश्योर दैट देयर इज़ अ ईज आउट इन इन्फ्लेशन। तो वीट बैन को लेकर के, शुगर एक्सपोर्ट के बैन को लेकर के जो रीसेंट डिसीजंस दिए हैं उसके बाद हो सकता है कि डोमेस्टिक प्राइजेस, चाहे वो एडिबल ऑयल के केस में हो, चाहे वो शुगर के केस में हो, चाहे वो वीट के केस में हो, थोड़ा सा ईज आउट हो इंडिया में इन द मंथ ऑफ जून और उसका इम्पैक्ट हमें सीपीआई पर देखने को मिलेगा। एंड दिस इज द स्टॉक शुगर बैलेंस शीट फॉर फाइनेंशियल ईयर 21 to 22 सीजन। So this is the opening stock, production, total availability, domestic demand, export and closing stock. So this is the situation of 22 season. Minded student, sugar year is something different from फाइनेंशियल ईयर। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए कि शुगर ईयर कब से कब तक शुरू होता है। तो दिस इज़ द ओवरऑल सिचुएशन ऑफ शुगर अवेलेबिलिटी इन इंडिया और उसको देखते हुए गवर्नमेंट ने ये डिसीजन लिया है। इससे पहले वीट बैन का डिसीजन लिया था अप्रैल में और उसी के बाद से जैसे ही गवर्नमेंट ने वीट एक्सपोर्ट को बैन किया, वीट बैन मतलब वीट एक्सपोर्ट को बैन किया, बहुत सारे जो कंट्रीज़ थे उन्होंने इमीडिएटली रिक्वेस्ट सेंड कर दी इंडिया को कि उन्हें वीट एक्सपोर्ट किया जाए। हालांकि पहले वही कंट्री इंडिया के वीट को क्वालिटी प्रोडक्ट नहीं मानते थे, बट इमीडिएटली आफ्टर द बैन इंडिया हैज़ रिसीव द स्पेशल रिक्वेस्ट फ्रॉम यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, साउथ कोरिया, ओमन, यमन आफ्टर द गवर्नमेंट बैन द और अनाउंस द बैन on export of wheat on May 13। Approximately maximum countries ने इंडिया से रिक्वेस्ट करी that nations send in request after wheat export ban। तो कितना गवर्नमेंट उनकी रिक्वेस्ट को एंटरटेन करेगी दैट इज अनदर question, but this is the top wheat exporting countries in India and quantity exported in 2022। तो हम देख सकते हैं रशिया, यूएस, कनाडा, फ्रांस, यूक्रेन, ऑस्ट्रेलिया एंड अर्जेंटीना, दीज आर द टॉप एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। और उसमें हम देख सकते हैं कि रशिया
और यूक्रेन जो है वो क्राइसिस की सिचुएशन में चल रहे हैं, जिसकी वजह से इंडिया का जो रोल है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। बीइंग एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी, इंडिया इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ व्हीट, बट एक्सपोर्ट के केस में इंडिया जो है वो थोड़े से निचले पायदान पे आता है। तो अब चूंकि मेजर जो एक्सपोर्टर कंट्रीज है रशिया और यूक्रेन, जब हम देखें कि रशिया नंबर 1 कंट्री है, यूक्रेन 5th पोजीशन पर है, ये क्राइसिस की सिचुएशन में चल रहे हैं, तो जो रिमेनिंग कंट्रीज हैं उन पर बर्डन ज़्यादा बढ़ गया है। और अगर आप देखें एक्सपोर्ट के टर्म्स में, इंडिया वाज ऑन द 19th पोजीशन, रशिया वाज ऑन 1st एंड यूक्रेन ऑन 5th। एंड शेयर इन वर्ल्ड एक्सपोर्ट अगर देखें तो इंडिया का 0.4% का शेयर है, 47% का शेयर है वीट एक्सपोर्ट के केस में, जबकि रशिया 18%, यूक्रेन 9%। एंड इसके अलावा यूएस, कनाडा, फ्रांस भी मेजर एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़ हैं, लेकिन इसके बावजूद भी बर्डन जो है इंडिया पर ज़्यादा बढ़ गया, स्पेशली ऐसे कंट्रीज जो कि इंडिया से ही एक्सपोर्ट करते हैं, साउथ कोरिया, ओमन, यमन और यूएई। इन्होंने स्पेशल रिक्वेस्ट करी है इंडिया से कि उन्हें गेहूं एक्सपोर्ट किया जाए। लेट अस सी हाउ गवर्नमेंट विल रिएक्ट ऑन दिस रिक्वेस्ट। अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 3 दैट इज गिवन ऑन पेज नंबर 6 ऑफ बिजनेस स्टैंडर्ड। पावर मिनिस्ट्री अनाउंसेस स्पेशल स्कीम्स टू क्लियर डिस्कॉम ड्यूज। कल हमने डिस्कस किया था, कल या परसों की न्यूज़ एनालिसिस में, कि डिस्कॉम के जो ड्यूज़ हैं वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहे हैं बिकॉज ऑफ द इन्फ्लेशन एंड अदर इकोनॉमिक सिचुएशन। और इस बार भी डिस्कॉम के ड्यूज़ को क्लियर करने के लिए गवर्नमेंट ने और स्कीम लाई, and this is the second time in 2 years the Union Ministry of Power has notified a scheme for power distribution companies, discom companies, just to defer their dues। तो ऐसा नहीं है कि पहली बार ये स्कीम आई है, पिछले 2 सालों में ये दूसरी बार गवर्नमेंट ने स्पेशल स्कीम अनाउंस करी है डिस्कॉम के लिए, मोर स्पेसिफिकली स्टेट ओन डिस्कॉम कंपनीज के लिए, जिन पर ड्यूज़ है जेनकॉस का, जनरेटिंग कंपनीज का। अब चूंकि डिस्कॉम जो है वो ड्यूज क्लियर नहीं करती, जिसका इम्पैक्ट जनरेशन कंपनीज पर देखने को मिलता है। और इफ़ यू रिमेंबर, हमने रिसेंटली डिस्कस भी किया था कि इन्फ्लेशन और अदर इकोनॉमिक सिचुएशंस की वजह से डिस्कॉम का जो ड्यू है वो रिकॉर्ड हाई तक पहुंच गया, कितना 1 ट्रिलियन तक। और इसी के बाद से इमीडिएटली मिनिस्ट्री ने डिस्कॉम ड्यूज को क्लियर करने के लिए एक स्कीम प्रपोज करी, एंड दिस प्रपोज स्कीम विल इनेबल द डिस्कॉम टू पे देयर ड्यूज विद 48 इंस्टॉलमेंट। तो एक नोटिफिकेशन में मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने बोला कि 48 इंस्टॉलमेंट में स्टेट ओन डिस्कॉम्स चाहें तो वो अपने ड्यूज क्लियर कर सकती हैं। अपार्ट फ्रॉम इट, दिस स्कीम हैज़ ऑल्सो प्रपोज टू प्रोवाइड वन टाइम रिलैक्सेशन टू ऑल डिस्कॉम्स wherein the amount outstanding including the principal and late payment surcharge, that is LPSC, on the date of notification of the scheme will be फ्रोजन। तो एक टाइम रिलैक्सेशन भी मिलेगा स्टेट ओन डिस्कॉम्स को कि वो उनके रीपेमेंट्स पर या प्रिंसिपल पेमेंट्स पर। What is LPSC? LPSC is basically a surcharge or a fee or a penalty that is imposed or levied on Discom when they do not pay their monthly dues within a stipulated period of time, that is 90 days। तो इसी को लेकर के एक एग्जम्पशन भी है इस स्कीम में कि एक बार अगर डिस्कॉम्स जो हैं वो अपना पेमेंट नहीं कर पाती तो उनको LPSP में 1 टाइम रिलैक्सेशन मिलेगा। एंड द क्यूमुलेटिव LPSC of all Discom stands approximately 6,839 करोड़। हम देख सकते हैं कि इतना अमाउंट 1 ट्रिलियन में, इतना अमाउंट तो केवल लेट फी या सरचार्ज का ही है। तो डेफिनेटली अगर ये रिमूव कर रही है गवर्नमेंट द लिक्विडेशन ऑफ आउटस्टैंडिंग ड्यूज इन अ डिफर्ड मैनर विदाउट द इम्पोजिशन ऑफ LPSC, दैट विल गिव डिस्कॉम मोर टाइम, मोर स्पेस, मोर फाइनेंसेस टू क्लियर और टू डिफर देयर ड्यूज। तो उनका फाइनेंस भी इंप्रूव रहेगा, बर्डन भी कम होगा डिस्कॉम्स पर, और गवर्नमेंट को भी फ़ायदा हो कि आसानी से ड्यूज क्लियर हो जाएंगे। एट द सेम टाइम जेनकॉम्स विल ऑल्सो गेट बेनिफिटेड फ्रॉम अश्योर्ड मंथली पेमेंट्स अगर वो 48 इंस्टॉलमेंट वाली स्कीम ऑप्ट करती हैं डिस्कॉम तो। सो लेट अस सी कि इस स्कीम का क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है। हाउएवर, अंडर द न्यू स्कीम, मिनिस्ट्री क्लेम्स दैट डिस्कॉम विल सेव अप्रॉक्सीमेटली 19,833 crore on LPSC in next 12 to 14 months। तो
एल डिस्कॉम्स को थोड़ा सा रिलैक्सेशन प्रोवाइड किया है, बट डिस्कॉम्स एक्चुअली में कितना बेनिफिट उठा पाती हैं इस स्कीम का, दैट इज़ अनदर क्वेश्चन मार्क। क्योंकि फ्यू पास्ट में भी, हिस्ट्री में भी इनको बहुत सारी स्कीम्स इनके लिए गवर्नमेंट लाई थी, बट स्टिल discoms are suffering from the overburden dues, and these are the dues to utilities, central, IPP and state discoms and transcoms. तो टोटल 92,755 करोड़ का ड्यू है, जिसमें से 6,840 तो केवल LPSC का ही नंबर है। तो स्टेट्स पर, स्टेट जेनकॉस पर इतना ड्यूज है, इसके लिए गवर्नमेंट ने स्कीम लाई है। लेट अस सी हाउ द स्कीम विल वर्क। अब देख लेते हैं सम अदर न्यूज क्लिप्स। WTO MC12 इंडिया विल एग्री टू फिशरी डील्स इफ इट इज इक्विटेबल। इंडिया की जो पोजीशन है प्रीवियस टाइम से वो अब चेंज हो चुकी है। इंडिया इज़ नाउ वर्किंग और एक्टिंग एज अ पावरफुल कंट्री, चाहे वो फूड सब्सिडी को लेकर के हो, चाहे वो फिशरी डील को लेकर के हो। WTO की जो समिट चल रही है, एनुअल समिट, उसमें इंडिया ने क्लियर कर दिया है कि इंडिया कीन तो है कि वो फिशरी एग्रीमेंट साइन करने चाहेगी वर्ल्ड ट्रेड एग्रीमेंट की 12th मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस, जो कि नेक्स्ट मंथ है, बट provided that the proposed draft has proper fairness and the right balance and it is equitable. There should be no favor to any particular specific country. So government का, even India का कहना है कि the proposed draft lacks the fairness and the right balance. तो India will agree to the WTO proposed agreement on fishery subsidy प्रोवाइडेड दैट द डील शुड बी इक्विटेबल। तो इंडिया ने क्लियर बोल दिया कि हम फिशरी डील्स को साइन करने के लिए तैयार हैं, बट यू नीड टू चेंज द ड्राफ्ट, क्योंकि ड्राफ्ट में कुछ स्पेशल कंट्रीज को फोकस किया गया है, उनको फेवर किया गया है। दिस ड्राफ्ट इज नॉट इक्विटेबल, नॉट फेयर एंड लैक द राइट बैलेंस। So basically, the global trade body WTO wants to build a consensus on this particular fishery agreement that aims to eliminate the subsidies for illegal, unreported or unregulated fishing and promote the sustainable फिशिंग। तो गवर्नमेंट इंडिया ने कहा है हम भी तैयार हैं इन सब चीज़ों के लिए, बट आपका जो ड्राफ्ट है वो इक्विटेबल होना चाहिए। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। डॉट टेलकोस वे ऑप्शन टू क्रॉस इक्विपमेंट टेस्टिंग हर्डल्स। हम सभी जानते हैं इंडिया इज़ ऑल रेडी फॉर 5G रोल आउट, लेकिन इसको लेकर के कुछ चैलेंजेस भी हैं, और इन चैलेंज में सबसे बड़ा चैलेंज है इक्विपमेंट टेस्टिंग। सो देख लेते हैं न्यूज़ क्या है। डॉट टेलकोस वे ऑप्शन टू क्रॉस इक्विपमेंट टेस्टिंग हर्डल्स। नॉट डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन, दैट इज स्टैंड फॉर डॉट, इन शॉर्ट वी कॉल इट डॉट। डॉट इज working out for a solution with telecommunication company equipment makers for what? For contentious requirement of mandatory testing and certification of key network equipment within the country from July 1। किसी भी कंट्री के लिए टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क जो है, टेलीकम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर है, क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है, और इसी को लेकर के इफ़ यू रिमेंबर कि चाइना से आने वाले जो गियर थे, 4G इक्विपमेंट जो गियर थे, उसको बैन किया गया था। 100% फिजिकल इंस्पेक्शन गवर्नमेंट ने पैंडेमिक टाइम में लगा दिया था, क्योंकि ऐसा कहा जाता था कि चाइनीज़ इक्विपमेंट्स बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं 4G टेक्नोलॉजी को प्रोवाइड करने के लिए, एंड दीज आर एक्चुअली पोचिंग इनटू द सिक्योरिटी ऑफ इंडिया। और किसी भी कंट्री के लिए टेलीकम्युनिकेशन एक क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है, और अगर वहाँ पर किसी भी तरह का सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज़ होता है तो पर्टिकुलर कंट्री के सिक्योरिटी को या उसकी सॉवरेनिटी को बहुत बड़ा चैलेंज है। इसी को लेकर के जो इक्विपमेंट यूज़ होने वाले हैं 5G टेक्नोलॉजी में, उन 5G गियर्स और इक्विपमेंट की 100% टेस्टिंग मैंडेटरी, फिजिकल इंस्पेक्शन और टेस्टिंग मैंडेटरी कर दी गई है, लैब टेस्टिंग। और टेलीकम्युनिकेशन कंपनीज का ये मानना है कि जो ये मैंडेटरी इक्विपमेंट टेस्टिंग है, कि नेटवर्क इक्विपमेंट टेस्टिंग है, दैट विल जियोपार्टाइज द 5G रोल आउट इन इंडिया। और उसी को लेकर के डिपार्टमेंट ऑफ telecommunication companies and other stakeholders are hammering out a solution and looking at a various option which include an extension of the deadline, जो कि जुलाई 1 से स्टार्ट हो रहा है, और keeping the deadline in abeyance till enough third party testing labs are available। तो ये कहना है कंपनीज का कि आपने 5G इक्विपमेंट्स की नेटवर्क इक्विपमेंट्स की टेस्टिंग को तो मैंडेटरी कर दिया, बट डू वी हैव दैट लैब्स in our country in sufficient numbers that can actually go for equipment testing in a speed manner so that we can roll out the 5G technology on time।
तो इसको लेकर के बहुत सारे क्वेश्चन मार्क हैं। इसके अलावा टेस्टिंग के स्टैंडर्ड्स को लेकर के, न्यू टेस्टिंग सर्टिफिकेशन रूल्स को लेकर के, इक्विपमेंट्स जैसे कि माइक्रोवेव्स, रेडियो, राउटर्स, इन सब को लेकर के बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है, क्योंकि थर्ड पार्टी जो लैब्स हैं, ये जो टेस्टिंग है ये थर्ड पार्टी लैब्स करेंगी। ये लैब्स की अवेलेबिलिटी नहीं है, इसके लेबर नहीं है। So they have also to be certified by the Telecommunication Engineering Center on Safety, Emission and Technical Parameters. तो ये इस तरह की जो भी लैब्स अभी अवेलेबल नहीं हैं, तो दिस में डिले द 5G रोल आउट। और उसी को लेकर के डॉट जो है वो कुछ ऑप्शंस को या कुछ सोल्यूशंस को फाइंड आउट कर रहा है। लेट अस सी क्या सोल्यूशन निकल करके आता है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। रैनसमवेयर अटैक हिट्स स्पाइसजेट ऑपरेशंस। व्हाट इज रैनसमवेयर? आप कमेंट सेक्शन में लिख करके मुझे बता सकते हैं कि व्हाट इज़ रैनसमवेयर। सो बिकॉज ऑफ द रैनसमवेयर स्पाइसजेट का जो ऑपरेशन है वो इम्पैक्ट रहा। तो एक ऐसा सॉफ्टवेयर जिस पे स्पाइसजेट आर्ली जो फ्लाइट है या जो फ्लाइट प्लानिंग है, फ्लाइट आवर्स हैं पर पायलट, वो डेटा मेंटेन करता था एक सॉफ्टवेयर। उसी सॉफ्टवेयर को रैनसमवेयर ने अटैक किया, जिसके बाद से जो स्पाइसजेट थे उसके जो ऑपरेशन से नॉर्मल ऑपरेशन वो इम्पैक्ट हुए। क्यों? क्योंकि सॉफ्टवेयर को यूज़ करके कंपनी ये डिसाइड करती थी कि किस पायलट ने कितने आवर्स रन किया, अब उसकी ड्यूटी कहाँ लगानी है, किस पर्टिकुलर एयरक्राफ्ट कितना आवर तक वो फ्लाई कर चुका है, रन कर चुका है, तो अब मेंटेनेंस में कब ले जाना है। तो ये सारे जो मेजर डिसीजंस होते थे वो उस सॉफ्टवेयर के, उस सिस्टम के आउटपुट पर डिपेंड करते थे। अब चूंकि रैनसमवेयर अटैक की वजह से वो सॉफ्टवेयर, वो डेटा अनएक्सेसिबल हो गया, जिसका इम्पैक्ट स्पाइसजेट के ऑपरेशंस पर देखने को मिला। आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए व्हाट इज एक्चुअली रैनसमवेयर। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। IRDAI सेट्स अप कमिटी टू सजेस्ट इंडस्ट्री ओवरहॉल। So to overhaul, to change, to reform the insurance sector, Insurance Regulatory and Development Authority of India, in short, we call it IRDAI, has formed various committees through General Insurance Council, and these committees will suggest on several areas of general reinsurance, life insurance, such as regulation, product distribution and many other things. So बहुत सारी committees बनाई हैं IRDAI ने just to revamp this particular sector, और कुछ recommendations के बाद हमें चेंजेस देखने को मिल सकते हैं इंश्योरेंस सेक्टर में, क्योंकि पैंडेमिक के ड्यूरेशन ने बहुत सारे इंडस्ट्री को चैलेंज किया, जिसमें इंश्योरेंस सेक्टर भी था। तो इसके बाद इंश्योरेंस सेक्टर और रेगुलेटरी अथॉरिटीज को ये रियलाइज हुआ कि देयर इज़ अ नीड ऑफ रिफॉर्म, और जिसके लिए कमेटी पैनल सेटअप किए गए हैं। दीज पैनल्स इंक्लूड हेड ऑफ प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर इंश्योरेंस कंपनीज, मेंबर ऑफ IRDA, रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम GIC एंड मेनी अदर एक्सपर्ट्स। तो रेगुलेशन, प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूशन, फिनांस, हेल्थ, टैक्सेशन, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, इन सारे इश्यूज पर ये कमेटीज जो हैं अपनी रिकमेंडेशन देंगी। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। वाई फोर्ड पुल द प्लग ऑन इट्स EVPLI। तो हम सब ने डिस्कस करी थी ये न्यूज़ कि फोर्ड ने जो प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम्स थी उससे अपना ना हाथ खींच लिया था, एप्लीकेशन दिया था, उसका अप्रूवल भी हो गया था। स्पेशली इलेक्ट्रिक व्हीकल के सेक्टर में PLI के लिए अप्लाई किया था फोर्ड ने। लेटर ऑन अप्रूवल के बाद फोर्ड ने उस पर्टिकुलर प्लान को कैंसिल कर लिया और अपना बिजनेस प्लान ख़त्म कर दिया इलेक्ट्रिक व्हीकल के केस में। तो इसी को लेकर के एक एडिटोरियल है जहाँ पर ऑथर का ये एनालिसिस है कि ऐसा फोर्ड ने क्यों किया। तो ऑथर के अकॉर्डिंग पॉलिसी अनसर्टेनिटी, राइजिंग इनपुट प्राइसेस, लैक ऑफ क्रिटिकल मार्केट साइज, ऑल दीज फैक्टर्स आर एक्चुअली प्लेड रोल इन द स्ट्रगलिंग US मेजर एग्जिट पॉलिसी। और गवर्नमेंट को इन सारे फैक्टर्स को कहीं ना कहीं कंट्रोल करना है अगर गवर्नमेंट ये चाहती है कि आगे आने वाले टाइम में और कंपनीज जो हैं वो इस PLI स्कीम से एग्जिट ना करें। एंड दिस इज द कैटेगरी वाइज शेयर ऑफ EV इन इंडिया इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। यू कैन जस्ट हैव द लुक ऑन इट, no need to remember, but this is a overall summary of this editorial. So that is all for today, students. If you want lecture PDF, you can join my Telegram channel. You can also follow me on other social media platforms. If you have any query and suggestion, you can write on comment section below. Please like, share and subscribe. Thank you.